हाँ चलिए, तो हम लोग देखते हैं उष्मा यानी हीट पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम किसको कहते हैं? बॉयल के नियम से सबसे पहले बात ये जानिए कि बॉयल के नियम में ताप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नियत ताप पर जो गैस का जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो सुनो, याद करने का तरीका क्या है। बॉयल, इसके नाम में ही बॉयल है, तो ऐसे याद रखना है, कोई चीज को बॉयल करेंगे तो किसका संबंध होगा? ताप का। ताप देंगे तभी तो बॉयल होगा कोई चीजें। तो ऐसे याद रखने के लिए चीजें है कि बॉयल के नियम के अनुसार क्या नियत होता है, तो ताप नियत होता है। याद रखिएगा, इसमें ताप होता है नियत, यानी फिक्स होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि ताप नियत कर दे तो गैस का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ? देखिए, तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है P1 V1 बराबर P2 V2। ये बॉयल का नियम है। किसका नियम है? बॉयल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? तो चार्ल्स के नियम में दाब नियत होता है। चार्ल्स के नियम में क्या नियत होता है? तो दाब नियत होता है। अब ये सब इसके याद रखने का क्या तरीका है? देखिए, चलेंगे ऐसे याद रखिए कि अगर चलते हैं हम लोग, चलेंगे तो किसके, कोई चलने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। तो ऐसे याद रखिए, प्रेशर यानी चलने से प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आपको तरीका बता दिए कि बॉयल वाला में गर्म करना है यानी ताप नियत कर देना है। चार्ल्स में क्या करना है कि दाब को नियत कर देना है। ये तरीका है। तो बच गया क्या? देखिए, तीन ही चीज होता है, एक होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो इसमें क्या हुआ? चार्ल्स लॉ में प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, बचा ये दोनों में संबंध। तो ये दोनों में क्या संबंध है? तो दाब जो होता है, सॉरी, आयतन जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। याद रखेंगे, गैस का जो आयतन होगा वो ताप के समानुपाती होगा। मतलब ताप बढ़ा दीजिएगा तो आयतन भी बढ़ जाएगा। ये कब? जब दाब नियत हो, गैस का दाब नियत हो। अब देखते हैं गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपेंड कर जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में इसलिए कहा जाता है कि टायर पर जो है वो पानी गिराइए। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपेंड करता है, यानी आवाज करने का ये रहता है कि चक्का आवाज कर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब दाब नियत होगा तो क्या काम करेगा? गैस का जो आयतन होगा वो ताप के समानुपाती होगा। मतलब आयतन बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। यहां से फॉर्मूला आता है V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। क्लियर हो गया? ये चार्ल्स लॉ हुआ। अब आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, यानी आदर्श गैस इक्वेशन। देखिए, ये बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, उसी तरह से चार्ल्स लॉ में बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रहा चार्ल्स लॉ। अब आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस का नियम क्या कहता है कि आदर्श गैस के नियम में दोनों, यानी ये दोनों को कंबाइंड करते हैं। नियत ताप पर, नियत दाब पर जो रवल के नियम का पालन करता है वही गैस आदर्श गैस कहता है। ऐसे दुनिया में आइडियल चीज होना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा एजम्पशन है, ये चीजें लेके चलते हैं कि नियत ताप तथा नियत दाब पर जो रवल के नियम का पालन करेगा वही आइडियल गैस होगा, वही आदर्श गैस होगा। आदर्श गैस के लिए फॉर्मूला याद रखिए, पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, जहां पे पी क्या है? प्रेशर, वी क्या है? वॉल्यूम, यानी पी दाब है, वी आयतन है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल को दिखाएगा, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, और टी जो है वो टेम्परेचर को दिखाएगा। गैस कांस्टेंट यानी गैस का नियतांक कितना होता है? तो 8.31, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। याद रखिएगा। अब जल, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जल का असमान व्यवहार। जल कैसा व्यवहार करता है वो समझते हैं। देखिए, जल का जो आयतन होता है, जल का आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे ज्यादा वो कब होता है? तो 4 डिग्री पर। याद रखेंगे, 4 डिग्री सी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जब जल का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा जल का घनत्व कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। 4 डिग्री से बढ़ा देंगे टेम्परेचर को तो वहां पे क्या होगा? घनत्व घट जाएगा, और 4 से कम रखेंगे तो भी घनत्व कम रहेगा। याद रखेंगे, ठीक है। तो 4 डिग्री सी पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, और बाबू जहां घनत्व सबसे ज्यादा होगा ना उस समय आयतन सबसे कम होगा। याद रखना है। तो पानी का घनत्व यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो यानी यहाँ पे पानी का आयतन उस समय सबसे कम होगा।
यानी हम बोल सकते हैं कि 0 से 4 डिग्री है, मतलब मान लेते हैं 0 डिग्री सी टेम्परेचर है, तो 0 से 4 हो रहा है, मतलब 0 के बाद 1 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, फिर 3 हुआ होगा, तो ऐसे करके जब 4 तक बढ़ेगा तो आयतन घटते जाएगा, घटते 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 4 पे जाके क्या होगा, सबसे कम आयतन हो जाएगा, और उस समय घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा, फिर आगे बढ़ेगा इसी तरह से। देखिए इसकी पहचान क्या है, बर्फ जब आप पानी में डालिएगा तो बर्फ पानी के ऊपर तैरने लगता है, इसका मतलब कौन घना है, पानी ज्यादा घना है, बर्फ हल्का होता है, यानी बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, यानी तापीय प्रसार क्या कहता है। देखिए किसी भी चीज का ताप बढ़ाइएगा, ताप बढ़ाने से क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। अब आयतन बढ़ता है, आयतन बोले तो लंबाई में विस्तार होगा, उसके चौड़ाई में विस्तार होगा, उसके वॉल्यूम में विस्तार होगा, यानी थ्री डायमेंशन, तीनों डायमेंशन उसका बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर वस्तु का बीमा बढ़ता है, तीनों एक्सिस बढ़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में विस्तार होगा। तो थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह का, लीनियर लीनियर ताप गुणांक यानी रैखिक ताप प्रसार हम बोल सकते हैं, रैखिक प्रसार गुणांक। दूसरा कौन होगा, क्षेत्र प्रसार और आयतन प्रसार। यानी लीनियर जो होता है लीनियर एक्सपेंशन, उसके बाद वॉल्यूम ये सरफेस एक्सपेंशन और उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीन तरह का। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, सरफेस एक्सपेंशन बीटा और वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। देखिए अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, अगर लंबाई में प्रसार हो रहा है तो केवल लेंथ बढ़ेगा, तो इसका फॉर्मूला आता है, देखिए यहां से लंबाई में विस्तार, मान लेते हैं पहले किसी का लंबाई L1 था, अब इसका ताप बढ़ा दिया, अब लंबाई हो गया L2, तो क्या हुआ, विस्तार कितना हुआ, L2 माइनस L1, मतलब मान के चलिए कि पहले 10 मीटर का था, अब 12 मीटर का हो गया, तो कितना का विस्तार हुआ, 2 मीटर का, तो यहाँ रखना है 12 माइनस 10, यानी यहाँ रखेंगे 2। समझ आया, तो यही है यहाँ L2 माइनस L1, मतलब जो विस्तार होके आया वो पहले से कितना था, L1 बटा में पहले से कितना था, ठीक है, L1 बटा में T2 माइनस T1। जैसे एक एग्जांपल अभी हम जो बताएं, मान लेते हैं 10 मीटर का है, ताप बढ़ के हो गया 12 मीटर का, ठीक है, और ताप हम ऐसे किए कि मतलब पहले 20 डिग्री सी था, अब कर दिए 25 डिग्री सी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अल्फा बराबर L2 माइनस L1, यानी 12 मीटर हो चुका है, तो 12 माइनस 10 आंसर आ जाएगा 2 का, और पहले से कितना था 12 का, तो यहाँ पहले से कितना का 10 का, और ताप में कितना का वृद्धि किए हैं, 20 से 25 किए हैं, तो वृद्धि कितना का किए हैं 5 का, यानी 2/20, 2/20 यानी 1/10, 1/10 का एक्सपेंशन यहाँ पे आया। ठीक है, 10 पचे 50, ओ अच्छा सॉरी, 10 पचे यहाँ पे 50, यानी 1/25 का, कितना का 1/25 का, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। बस ये चीजें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला को हमको कैसे टैकल करना है। फॉर्मूला है हमारा L2 माइनस L1, मतलब कितना विस्तार हुआ है ऊपर रख देना है, पहले से कितना था ओरिजिनल वो यहाँ रखना है, ताप में कितना का वृद्धि रखना है वो यहाँ पे रख देना है। उसी तरह जब क्षेत्र में प्रसार होगा तो A2 माइनस A1 बटा में A1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। आयतन में प्रसार होगा, गामा के लिए क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 बटा में V1 इंटू T2 माइनस T1, ये रहा। तो तापीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो तीन तरह का, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी अल्फा बीटा और गामा। क्लियर हुआ। आज हम लोग हीट वाले सेक्शन का यानी उष्मा वाले सेक्शन का कंप्लीट चैप्टर स्टडी कर लिया। अब ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, इसको आप 2 वीडियो में रहा, दोनों को रिवाइज कीजिए चीजों को, ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइए, क्वेश्चन लगाइए इस पर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।